हे व्हाट्सअप गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। फिर से स्वागत है एक और नए कंटेंट के साथ। पिछले वाले वीडियो में हमने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज सेट थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच गया था, वही हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम नए वाले टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन एफ मोर देन वन फाइनाइट सेट्स, यानी कि समझो मेरे पास एक से ज्यादा सेट्स है ए एंड बी, ठीक है। अगर ए में जितने सारे एलिमेंट्स हैं और बी में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना। देखो, ये मेरे पास समझ लो ए है, ये मेरे पास समझ लो बी है, ठीक है। अगर ए यूनियन बी हुआ, इसका मतलब ये टोटल जो ए है और टोटल जो बी है, पूरा का पूरा हम ले लेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर समझो ये वाला पार्ट जो है, ये डबल ऐड हो रहा है ना। देखो, अगर मैंने ए को लिया यहाँ पे और फिर बी को लिया यहाँ पे टोटल, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है, ये डबल यानी कि 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का आंसर है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार ऐड कर रहे हैं, इसीलिए एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर मेरे पास 3 सेट है, ए बी एंड सी, तो इसका यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ये वाला पार्ट टोटल तो ए है, ठीक है। ये वाला पार्ट टोटल बी है, ठीक है। ये वाला पार्ट टोटल सी है। तो अगर इन तीनों को ऐड किया, तो ए इंटरसेक्शन बी डबल डबल एडिशन हो रहा है, एक घट जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी डबल डबल ऐड हो रहा है, एक घट जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी डबल डबल ऐड हो रहा है, घट जाएगा। लेकिन इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है, वो एक कम हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। यानी कि मेरा मतलब ये है कि फॉर्मूला बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। क्योंकि डबल डबल इंटरसेक्शन में जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही हम घटा दे रहे हैं, लेकिन घटाने के बदौलत ये जो तीनों का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट, ये भी घट जा रहा है एक्स्ट्रा। सो इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसी तरह से हम ए यूनियन बी या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों का यूनियन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो हम आसानी से कर सकेंगे, ठीक। प्रॉब्लम बोल रहा है, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। सो 37 passed mathematics, 24 in physics, 43 in chemistry at most, 19 passed mathematics and physics, at most 29 mathematics and chemistry, and at most 20 physics and chemistry. अच्छा, तो what is the largest possible number who would have passed all the three exams? समझ लो, बोल रहा है 50 स्टूडेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, लेकिन 50 स्टूडेंट में से कोई ना कोई किसी भी एक सब्जेक्ट, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो समझ लेते हैं कि एम जो है, ये सेट ऑफ ऑल पास इन मैथ्स, पी जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है सी जो है पास इन केमिस्ट्री। तीनों सेट ले लिया, ठीक है। अब बारी आती है कि एम यूनियन पी यूनियन सी का मतलब क्या है। एम यूनियन पी यूनियन सी का मतलब है एम और पी और सी, यानी कि तीनों का यूनियन का मतलब किसी ना किसी एक में पास हुआ। वो तो हर एक स्टूडेंट हो चुका है, यहाँ पे बोला गया है कि ईच ऑफ स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। देन तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी यूनियन सी में क्या होगा, 50 होगा ना।
समझ में आया? अब मैथ्स में कितने से पास हुए? 37, यानी कि नंबर ऑफ एम कितना है? 37 है, ठीक है। नंबर ऑफ पी कितना होगा? 24 होगा, क्योंकि फिजिक्स में पास हुआ है 24, ठीक है। एंड नंबर ऑफ सी कितना होगा? 43, ठीक है। अब बारी आती है एट मोस्ट 19 पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एट मोस्ट, यानी कि मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स में एट मोस्ट कितने सारे पास हुआ है? वो 19 होगा, ठीक है, ओके। एट मोस्ट बोला गया है तो इसीलिए लेस इक्वल टू 19 लिखा, ठीक है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि एम इंटरसेक्शन सी, तो एट मोस्ट से ही है ये जुड़ा हुआ, देखो, तो ये भी लेस इक्वल टू 29 है, ओके। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब पी इंटरसेक्शन सी, उसमें भी एट मोस्ट बोला गया है, यानी कि सही लेस इक्वल टू 20 होगा, समझ रहे हो? मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुआ है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, एंड का मतलब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो एंड है इसलिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें एटमोस्ट अगर 20 स्टूडेंट्स हुआ तो यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में पास हुआ वो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 20 है, इसीलिए लेस इक्वल 20 ले रहे हैं, यानी कि 20 या फिर उससे कम, 20 से ज्यादा नहीं, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू 20 है, इसीलिए हर एक तरफ से मैंने यहाँ पे लेस इक्वालिटी लिया है, देख सकते हो इन तीनों में, इसी वजह से एटमोस्ट बोला गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कुड हैव पास्ड ऑल द थ्री एग्जाम, यानी कि ऑल द थ्री एग्जाम, यानी कि एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों एग्जाम में पास हुआ है, ये एटमोस्ट कितने सारे हैं? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो यूनियन से निकालना पड़ेगा, किस तरह से? देख, नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम, नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन सी, पी इंटरसेक्शन एम, या फिर एम इंटरसेक्शन सी, कोई भी एक बात है, प्लस नंबर ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तीनों का यूनियन कितना है? 50 है। ये कितना है? यहाँ पे बोला गया है 37 है ना, ये कितना है? 24, ये कितना है? 43। अब बढ़िए थे इन तीनों में देखो, तो ये सारा का सारा लेस इक्वल टू है ना, तो हम यहाँ पे इक्वल टू की जगह लेस इक्वल टू लिख देंगे, क्योंकि इन तीनों का वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो तीनों का तो एटमोस्ट वैल्यू दिया गया ना, मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 19, यहाँ पे हम लिखेंगे 29, यहाँ पे हम लिखेंगे 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40। तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी कितना है? लेस इक्वल टू 14 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 14 स्टूडेंट्स जो है वो तीनों में ही पास करेंगे। सो मैक्सिमम 14 स्टूडेंट्स पास इन थ्री सब्जेक्ट्स, क्योंकि 14 से भी कम हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं, इसलिए हाईएस्ट 14 वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला प्रॉब्लम है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर आपने कमेंट किया तो इसके ऊपर वीडियो मैं जरूर डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बारी आती है रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है? शादी? अबे नहीं भाई, बर्बादी है बर्बादी, देखो। अब बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए इंटू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हमने सबसे पहले समझते हैं, देख, ये समझो मेरे पास एक सेट है ए और ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर भी एलिमेंट होगा। तो रिलेशन का मतलब ये वाला एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट से कोई रिलेटेड है, कनेक्शन है किसी का, तो वही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहले समझो कि अगर
ए सेट हुआ ए बी सी, ठीक है, ये ए सेट के एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स। बी सेट है पी एंड क्यू। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सारे एलिमेंट्स होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या किस तरह से दिखते हैं, ऑर्डर पेयर की तरह से, है ना। यानी कि हर एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और हर एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे, यानी कि ए कॉमा पी एक एलिमेंट होगा, ए कॉमा क्यू एक एलिमेंट होगा, है ना। एक और बी कॉमा पी एक एलिमेंट होगा, ठीक है, बी कॉमा क्यू एक एलिमेंट होगा, ठीक है, सी कॉमा पी एक एलिमेंट है, ठीक है, सी कॉमा क्यू भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बोल रहा है कि ये जो सेट मिला इसी सेट का सबसेट है आर। समझो मेरे पास आर सबसेट है, तो यानी कि ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन हो सकता है पूरी तरह से, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर मैं प्रॉपर सबसेट लेता हूँ तो ये भी एक सबसेट हो सकता है ना, यानी कि ए कॉमा पी एंड बी कॉमा क्यू, ये भी तो एक सबसेट हुआ, तो यानी कि ये भी एक रिलेशन हुआ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रिलेशन ए कॉमा पी एंड बी कॉमा क्यू है, यानी कि ए सेट का जो ए एलिमेंट है वो रिलेटेड है किससे, इस बी का किसी पी एलिमेंट के साथ, उनके अंदर रिश्ता है, ठीक है। एंड बी कॉमा क्यू का मतलब है अगर ए सेट में कोई बी एलिमेंट हुआ तो उसके साथ रिश्ता है किसी बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट का। तो इसी तरह से हम कोई भी रिलेशन की इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। लेकिन समझो मेरे पास ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास बी सेट है 2 4 6। अब आर जो मैंने लिया यानी कि रिलेशन जो है वो इस तरह से ए कॉमा बी such that b must be 2 into a where a is belongs to caps A and b is belongs to caps B। तो देखो, तो रिलेशन में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अगर रिलेशन किस तरह का रिलेशन हो रहा है, देखो b जो है वो a का डबल हो रहा है, यानी कि ये a है ये b है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 एंड 6 है। सो अगर वन को रिलेशन क्या है कि एक ए वाला एलिमेंट्स को ए सेट का एलिमेंट का अगर हमने डबल किया तो मैं बी सेट का एलिमेंट पाऊंगा, यानी कि अगर वन का डबल किया तो टू रिलेशन में आएगा ना। हाँ, अगर मैंने टू को डबल किया देन फोर आएगा ना। हाँ, अगर थ्री को डबल किया तो सिक्स आएगा ना। यानी कि वन कॉमा टू जो है वो रिलेशन में है, ठीक है, टू कॉमा फोर जो है वो भी रिलेशन में है, ठीक है, एंड थ्री कॉमा सिक्स जो है वो भी रिलेशन में। समझ में आया रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया। इस तरह से तुम कई प्रकार के रिलेशन तुम कर सकोगे। लेकिन एक और बात देख लो, ए क्रॉस बी में जितने सारे एलिमेंट हो सकते हैं आर उनका ही सबसेट है ना। एक प्रॉपर सबसेट ही समझो, लेकिन सबसेट तो है ना। इसीलिए रिलेशन जो है वो दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो समझो मेरे पास ए है 1 2 3, ठीक है, बी जो है पी क्यू आर, ठीक है। मैं रिलेशन लेता हूँ ये वाला 1 क्यू 2 आर 3 क्यू 1 क्यू। तो क्या ये रिलेशन है, देखते हैं। अच्छा, आर जो है वो क्या ए क्रॉस बी का सबसेट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये रिलेशन ए इंटू बी है। अब बारी आती है डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड कोडोमेन। देखो, तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। मान के चलो यहाँ का एक एलिमेंट इस बी का किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो रिलेशन के हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। समझो ए जो है वो बी के साथ रिलेशन में है, यानी कि ए कमा बी को हम रिलेशन में रिलेट करेंगे, या फिर इस तरह से हम लिखेंगे कि ए रिलेटेड टू बी,
तो जहां से रिलेशन शुरू हो रहा है ना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डोमेन, एंड इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेंज। रेंज या फिर कोडोमेन भी बोल सकते हो, ठीक है। लेट आर बी आ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए इनटू a set B, then डोमेन ऑफ R यानी कि D ऑफ R जो है वो सिर्फ A सेट को ही डिनोट करेंगे, यानी कि स्मॉल a वेयर A बिलोंग्स टू A सच दैट देयर एग्जिस्ट अ B एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R। समझ में आया? यानी कि A कॉमा B जो ऑर्डर पे रिलेशन हो रहा है ना, उसका A वाला पार्ट जो है उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो इस तरह से कोडोमेन कैसे लिखेंगे देखो, या फिर रेंज भी बोल सकते हो। सो द रेंज, और अच्छा इमेज भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको रेंज को भी इमेज भी बोल सकते हो रिलेशन का। सो इमेज ऑफ आर इज डिनोटेड आई आर, समझो बी वाला सेट है सच दैट यार एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए कॉमा बी मस्ट बी इन रिलेशन। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे डोमेन, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे इमेज या फिर रेंज, एंड इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे डोमेन, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बारी आती है इनवर्स ऑफ एन रिलेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशन का जो इनवर्स है उसे हम इनवर्स ऑफ रिलेशन बोलते हैं। यानी कि समझो कि अगर ए कॉमा बी एक रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन का मतलब है बी कॉमा ए, जहाँ पे ए कॉमा बी एक रिलेशन हुआ, ठीक है, इसी सेट को हम बोलेंगे बी कॉमा ए। तो यानी कि अगर ए से बी तक का एक रिलेशन आर हुआ ना, तो उसका उल्टा रिवर्स आर इनवर्स होगा, ठीक है। तो अगर देखो कि अगर रिलेशन के रेस्पेक्ट में, यानी कि आर के रेस्पेक्ट में, ये वाला जो है ये डोमेन है और ये वाला जो है ये इमेज है ना, लेकिन इनवर्स में क्या हो रहा है कि यहाँ से रिलेशन शुरू हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया आप डोमेन एंड ये वाला पार्ट हो गया आप इमेज। यानी कि डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन इज जस्ट नथिंग बट रेंज ऑफ आर, है ना। यानी कि इसका रेंज उसका डोमेन, उसका डोमेन इसका रेंज, इस तरह से काम हो रहा है। तो देखो रेंज ऑफ आर इनवर्स जो है वो क्या होगा, डोमेन ऑफ आर होगा, ठीक है। समझो कि मेरे पास एक रिलेशन है इस तरह से, ए जो है वो 1 2 3 है, बी जो है वो सिर्फ पी एंड क्यू है, लेकिन आर जो है वो इस तरह से काम कर रहा है 2 p 2 q 3 p, बस। तो मैं आप चाहता हूँ कि आर इनवर्स क्या होगा, तो हर एक एलिमेंट हर एक ऑर्डर पे रिवर्स में हो जाएगा। यानी कि अगर दो पी के साथ रिलेशन में आर में, तो इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी कॉमा 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डोमेन था वो वहाँ पे कोडोमेन या फिर रेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्यू कॉमा 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे पी कॉमा 3 भी हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे इमेज ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरे पास 1 2 3 है, ये पी एंड क्यू है, ठीक है। देख रिलेशन में कौन कौन है, 2p 2q एंड 3p। 2p 2q एंड 3p, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा इनवर्स रिलेशन में। तो 2p हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, p से 2 हो जाएगा, या फिर मैं पिक्चर को मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ बी सेट को, देखो ये ए भी हुआ, तो इनवर्स रिलेशन में यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू यहाँ पे 1 2, देखो अगर 2 से p रिलेशन में है तो इनवर्स रिलेशन में p से 2 होगा, ठीक है। एक और बात, अगर 2 से q है तो q से भी 2 होगा इनवर्स रिलेशन में, ठीक है। एक और देखो, अगर 3 से p है तो p से भी 3 हो जाएगा ना, समझ में आया। यानी कि जिस ऑर्डर में रिलेशन हो रहा है उसका रिवर्स ऑर्डर में
यानी कि हर एक पेयर के अंदर अगर हमने एलिमेंट्स को स्विच कर दिया ना तो हमें इनवर्स रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगर मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, अगर ए सेट से अगर ए सेट का ही रिलेशन निकाल दूं तो कैसा होगा, यानी कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा ना, ए का ही ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि रिलेशन को ही मैं अगर ए क्रॉस ए ले लूं तो इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन अगर आर को फाई लिया तो रिलेशन तो एक सेट है ना, तो अगर आर को रिलेशन को ही फाई ले लिया तो वो भी तो एक सबसेट हो रहा है, लेकिन फाई है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये भी तो ए क्रॉस ए का सबसेट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एम्प्टी रिलेशन, यानी कि कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मान के चलो मेरे पास एक सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये मेरे पास ए सेट है। ठीक है, लेकिन अब मैं रिलेशन जो है वो मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि बी जो है वो A/10 है, जहाँ पे ए कॉमा बी दोनों ही ए के बराबर ए से है। तो क्या ये वैलिड है, रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 फिट करूँ तो हो जाएगा 0.1, यहाँ पे अगर 2 बिठाऊं तो हो जाएगा 0.2, यहाँ पे 3 बिठा तो हो जाएगा 0.3, तो ये कोई भी तो ए में नहीं है ना, इसीलिए इस तरह का रिलेशन क्या है, वैलिड नहीं है यहाँ पे इस सेट के रेस्पेक्ट में, तो ये एक एम्प्टी रिलेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ बारी आती है कुछ टाइप्स का रिलेशन। देखो रिलेशन बेसिकली 3 मेन तरीके का होता है, यानी कि 3 टाइप। एक है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक एंड तीसरा है ट्रांजिटिव। ये दोनों क्या है, देखो रिफ्लेक्सिव, समझो मेरे पास एक सेट है जिस सेट से मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एक एलिमेंट अगर उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में आ गया तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट उसी के साथ ही अगर रिलेशन में आया तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, यानी कि अगर ये ए है तो ए जो है ए से ही रिलेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है सिमेट्रिक, यानी कि अगर दो एलिमेंट्स ए एंड बी रिलेशन में है तो इंप्लाई करेगा बी कॉमा ए भी रिलेशन में है। समझ में आ रहा है, यानी कि ये केस तुम्हारी तरह है, मतलब देखो अगर ए बी के साथ रिलेशन में है देन बी भी ए के साथ रिलेशन में होगा। ओके, नेक्स्ट बारी आती है ट्रांजिटिव की। समझो कि ए एंड बी ये दोनों रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी ये भी रिलेशन में है, तो ये सिंपली इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो भी सी के साथ रिलेशन में आएगा। ठीक है, देख ट्रांजिटिव की एक और बात तरीके से समझो, समझो कि एक तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक फ्रेंड है, ये तुम्हारा एक है, समझो एज्यूम कर लो तुम्हारा एक है, ठीक, तो तुम दोनों रिलेशन में हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड का एक और दोस्त है, भाई दिल पे मत लेना है, दिल पे मत लेना, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच अगर गहरी दोस्ती हुआ ना, अच्छा इसका मतलब है बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो उसका बेस्ट फ्रेंड अगर हुआ तो तुम्हारा भी उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बॉन्डिंग होगा, फ्रेंडशिप होगा, ठीक है, रिलेशन होगा। तो इसी तरह से अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन में हुआ
और वो दूसरा एलिमेंट कोई तीसरा एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन में हुआ तो ये सिंपली इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो सी के साथ भी रिलेशन में आएगा, इसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। अब कुछ एग्जांपल करते हैं, चलो। समझो मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 रिलेशन में है 1 1 2 2 एंड 1 3। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तुमने देखा सर 1 1 रिलेशन में है, ठीक है। 2 2 रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? दोनों एलिमेंट सेम ही होना चाहिए, है ना, यानी कि खुद के साथ रिलेशन, सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, आत्मनिर्भर भारत। देखो 2 के साथ 2 का रिलेशन है, ठीक है, लेकिन 3 के साथ कोई भी 3 का रिलेशन नहीं है, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो है वो है एब्सेंट। तो इसीलिए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे 1 3 लिया, अब मैं पूछता हूँ कि ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 3 अगर हुआ तो 3 1 भी होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे जेब से दिल भर के मोहब्बत करते हो तो तुम भी एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करे। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे दिल टूट जाएगा, है ना, मोहब्बत में से भरोसा ही उठ जाएगा भाई। तो इसीलिए 3 1 जो है वो इस एलिमेंट में नहीं है, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसीलिए हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन करो, ठीक है। अब से सिमेट्रिक रिलेशन में रहा करो, ठीक है। 1 2 है एंड 1 3 है तुम्हारे रिलेशन, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 3 3 नहीं है, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 अगर हुआ तो 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 1 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 1 नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ 2 3। अब मैं पूछता हूँ क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ, क्यों? देखो अगर 1 2 है एंड 2 3 है तो देखो 1 3 भी हो रहा है ना, हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 के साथ 2 का रिलेशन है, 2 के साथ फिर से 3 का रिलेशन है। इस तरह से देखो, डायग्राम का देखो, समझो 1 2 सो 1 2 में एक रिलेशन है, 2 3 में एक रिलेशन है, तो फिर यहाँ पे 1 3 भी एक रिलेशन में है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए ये अब ट्रांजिटिव बन रहा है ना। अब बारी आती है इक्वी वैलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हुआ उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको हम बोलेंगे क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो समझो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक। मेरे पास जो रिलेशन है उसको मैं ये लो लेता हूँ 1 3 एंड 3 1। सबसे पहला ये सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3 कोई भी नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ऑन सेट। सो नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन ए। तो ये ए के ऊपर कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो रहा, तो इक्विवेलेंस आने का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है ना। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, समझो। A relation rho on the set natural number is given by a comma b
ठीक है, सच दैट ए डिवाइड्स। तो रिलेशन में क्या है, अगर ए बी को डिवाइड किया तो ये रिलेशन में आएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, देखो, तो ये बस एक रिलेशन है रो, जो कि नेचुरल नंबर सेट के ऊपर है। रिलेशन में कौन कौन है, तो कि एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट को अगर डिवाइड किया तो वो दोनों रिलेशन में है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि या क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले देंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे सबसे पहले, यानी कि रिफ्लेक्सिविटी। देखो, फॉर एनी नेचुरल नंबर एक जो है वो हमेशा एक्स को डिवाइड करेगा। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, वो खुद को डिवाइड करेगा ना, तो इसीलिए एक्स कॉमा एक्स रिलेशन में हो रहा है ना, फॉर ऑल एक्स, यानी कि रिफ्लेक्सिव जो है वो हो रहा है। समझ में आया। अब बारी आती है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक होगा, यानी कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में हुआ तो फिर क्या बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। देखो चलते हैं, देखो एक बात, 2,6 जो है वो रिलेशन में हो रहा है, आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्या 6 2 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, यानी कि 6,2 के क्या रिलेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसीलिए क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ही ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि रो जो है वो इंटीजर सेट के ऊपर इस तरह से रिलेशन है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में हुआ तो ए एंड बी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो क्या ये मेरा सवाल ये है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव या फिर क्या ये सिमेट्रिक या फिर क्या ये ट्रांजिटिव हुआ। यानी कि मेरा सवाल ये है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। देखो, कोई भी अगर एक एलिमेंट ले लो ना, समझो कि ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, देन ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है ना, ए स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव देता है कि नहीं, देता है। तो ए कॉमा ए जो है वो क्या रिलेशन में आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, तो ये कोई भी इंटीजर के लिए ट्रू है, यानी कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द इंटीजर सेट। तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। अब बारी आती है, क्या ये सिमेट्रिक है, देखा तो लग रहा है। देखो, सोचो कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन में है, यानी कि ए इंटू बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि बी इंटू ए भी तो ग्रेटर देन 0 है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर बी इंटू ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारे यहाँ पे रिलेशन का डेफिनेशन के बदले हम ये बोल सकेंगे कि बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन में हो रहा है ना, यानी कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में हुआ तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा फॉर एनी इंटीजर। तो ये सिमेट्रिक बन रहा है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। देखो, समझो कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है। सो मेरा क्लेम ये है कि ए कॉमा सी क्या रिलेशन में होगा कि नहीं। देखो, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में हुआ, यानी कि ए इंटू बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। ओके, एंड बी इंटू सी भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, यानी कि ए इंटू बी एंड बी इंटू सी अगर करता हूँ तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव का, दोनों पॉजिटिव नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो वो तो पॉजिटिव होगा ना। तो देखो, ये ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी आ रहा है ना। अब देखो, बी स्क्वायर जो है वो खुद पॉजिटिव है, क्यों, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि
ए इंटू सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों क्यों क्यों, एक और बात देख लो, समझ में नहीं आया, ये बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। देख, इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी है कि नहीं, यस। इसको हम लिख सकते हैं कि ए सी इंटू बी स्क्वायर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ यस। अगर बी स्क्वायर खुद ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी, अगर ये खुद ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये खुद पॉजिटिव है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो दोनों ही, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरे को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसीलिए अगर बी स्क्वायर पॉजिटिव है देन ए सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ए सी पॉजिटिव हो गया तो यानी कि ए कमा सी जो है वो रिलेशन में आ रहा है, और ये ए बी सी कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है हम जेड से, इसीलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव हो रहा है। समझ में आया। अब दो छोटे छोटे कुछ टाइप के रिलेशन देखते हैं। एक है एसिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक। अब कुछ स्पेशल टाइप्स के रिलेशन देखते हैं। देखो, एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर ए रिलेटेड टू बी हुआ ना तो इसके इम्प्लाई बी नॉट रिलेटेड टू ए होगा। जैसे कि समझो ग्रेटर देन, कि अगर ए बी से बड़ा होता है तो बी तो ए से बड़ा नहीं होगा ना, इसका मतलब तो ये है ना। तो इसीलिए ये रिलेशन क्या है, एसिमेट्रिक है। और एंटीसिमेट्रिक का मतलब समझो, अगर ए रिलेटेड टू बी हुआ एंड बी रिलेटेड टू ए हुआ तो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है वो दोनों इक्वल है, यानी कि समझो ग्रेटर इक्वल, अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई है एंड वाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स है देन डेफिनेटली एक्स एंड वाई जो है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन। ठीक है, रिलेशन के ऊपर और भी कुछ कुछ गिने चुने टॉपिक्स बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत जल्द। तो उसके लिए आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते हैं। जय हिंद।